नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मौर्य वंश का अध्ययन कर रहे थे। इस क्रम में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसका अध्ययन कर सकते हैं। उसमें हमने मौर्य वंश का संक्षिप्त परिचय देखा था, साथ साथ साहित्यिक, पुरातात्विक तथा विदेशी लेखकों से जो स्रोत हैं उनका अध्ययन किया था हमने। साथ ही इसकी जो मेगास्थनीज की इंडिका थी, इसकी विषय वस्तु को हमने विस्तार से समझा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को विस्तार से समझा तथा एग्जाम रेलिवेंट जितने भी पॉइंट वहाँ से कवर थे हमने उनको कवर करने की कोशिश की। साथ ही उसमें जो प्रमुख शासक थे मौर्य वंश के, उनका भी हमने विस्तार से समझा और उनकी उपलब्धियों के बारे में भी देखा। तो एक बार जाकर के उस चैनल को आप जरूर देख लीजिए। उसके बाद हम दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम इसका मौर्य काल का प्रशासनिक तंत्र देखेंगे, जिसमें हम केंद्रीय प्रशासन देखेंगे, प्रांतीय प्रशासन देखेंगे, साथ साथ स्थानीय प्रशासन देखेंगे। इनका समाज देखेंगे कि समाज कैसा था, इनका आर्थिक जीवन कैसा था, उसका अध्ययन करेंगे। साथ साथ हम महिलाओं की स्थिति देखेंगे कैसी थी, इसमें कला का कितना विकास हुआ, इसका अध्ययन करेंगे। साथ साथ हम ये देखेंगे कि इनके जो प्रमुख विभाग थे तो उन विभागों के क्या नाम थे, तथा विभागाध्यक्ष जो कि एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है, हम विभागाध्यक्षों का भी अध्ययन करेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य जो इतना बड़ा साम्राज्य था, इसका पतन कैसे होता है, इसके क्या प्रमुख कारण थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक तंत्र से। तो जो मौर्यकालीन प्रशासन है तो प्राचीन भारत का सबसे संगठित, केंद्रीकृत और प्रभावी प्रशासनिक तंत्र माना जाता है। क्योंकि इससे पहले जो भी प्राचीन साम्राज्य था, मतलब प्राचीन काल था, जिसमें हमने महाजनपद पढ़ा तथा आगे भी हम जो पढ़ेंगे गुप्तोत्तर और मौर्योत्तर काल, उसमें कहीं पे भी इतनी ज़्यादा केंद्रीकृत और सुगठित व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, इसकी जानकारी हमें मुख्यतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जो हमने अभी इसको पढ़े हैं पिछले वीडियो में, साथ ही मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेखों से मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं इनके शासन का स्वरूप कैसा था। इनका शासन 3 भागों में बटा हुआ था, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय। इनको हम एक एक करके देखते हैं। इनके केंद्रीय प्रशासन में मौर्य प्रशासन की जो आत्मा थी, इनका केंद्रीय प्रशासन ही इसकी प्रमुख आत्मा थी, क्योंकि पूरा कंट्रोल जो था केंद्र के अंदर था, क्योंकि ये एक केंद्रीकृत व्यवस्था मानी जाती है। पूरा साम्राज्य जो था राजा के नियंत्रण से चलता था। राजा कौन थे, तो राजा सर्वोच्च शासक था, प्रधान न्यायाधीश भी राजा ही था, सेना का सर्वोच्च सेनापति भी राजा था ही था। लेकिन राजा को निरंकुश इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि उस पर धर्म और लोक कल्याणकार की जिम्मेदारी होती थी, जो कि हमने अर्थशास्त्र में ऑलरेडी देखा हुआ है। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की दिनचर्या बांटकर प्रशासनिक कार्य करने होते थे। तो राजा की जो दिनचर्या थी वो प्रशासनिक कार्यों के लिए फिक्स की गई थी अर्थशास्त्र में, इसकी जानकारी मिलती है। तो क्या दिनचर्या थी इसकी, कि सबसे पहले प्रजा से मिलना, अधिकारियों की रिपोर्ट लेना, न्याय कार्य करना, साथ साथ सैन्य निरीक्षण, ये प्रमुख इसकी दिनचर्या होती थी। दूसरा जो प्रमुख विभाग था किसका, केंद्रीय प्रशासन का, ये मंत्रिपरिषद थी। क्योंकि राजा अकेला शासन नहीं करता था, बल्कि मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर ही सारे कार्य करता था। जो मंत्रिपरिषद के प्रमुख पदाधिकारी थे उनमें से मंत्री थे जो नीति निर्धारण का कार्य करते थे, अमात्य उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे, पुरोहित थे धार्मिक और नैतिक सलाह राजा को देते थे, सेनापति सेना का प्रधान होता था तथा सेना का नियंत्रण करता था, समाहर्ता था जो कर और राजस्व संग्रह का कार्य करता था, तो समाहर्ता कहलाता था। सन्निधाता कौन था, जो राजकोष का प्रमुख अधिकारी था, जैसे आज वित्त मंत्री, तो जो उस समय राज्यकोष का प्रमुख अधिकारी था वह सन्निधाता कहलाता था। सभी अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता और निष्ठा के आधार पर होती थी। मतलब इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप वंशावली के हिसाब से अधिकारियों को नियुक्त कर दें। जो जैसे आज व्यवस्था है अधिकारियों की नियुक्ति की, उनकी योग्यता, तो उस समय मौर्य काल में भी उस समय भी योग्यता के आधार पर ही अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। ठीक, कुछ केंद्र के महत्वपूर्ण विभाग थे, उनको देखते हैं। तो केंद्र में अनेक विभाग थे, जैसे कृषि विभाग अलग था, सिंचाई विभाग अलग था, व्यापार और उद्योग विभाग अलग थे, खनन विभाग अलग था, वन विभाग अलग था, सेना विभाग अलग था, और हर विभाग का अलग अलग प्रमुख होता था और सीधे राजा के लिए राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। तो सोचिए कितनी संगठित व्यवस्था थी उस समय कि हर एक डिपार्टमेंट अलग बना दिया गया और उसके जो राजा को डायरेक्ट रिपोर्ट करता था। ठीक है, अभी हम जब मेगास्थनीज की इंडिका देखे तो उसमें भी बताया गया कि समितियों के माध्यम से कार्य होता था, जहां हमें 30 समितियों
30 सदस्यीय समिति के बारे में बताया गया, जो 6 विभागों से आती थी, जिसमें 5-5 मेंबर सभी विभाग में रहते थे। कुल मिलाकर के 30 सदस्यीय समिति होती थी, जो हमें इंडिका में मिलता है वर्णन। मौर्य वंश का हम प्रांतीय प्रशासन देखें कि प्रांतों में कैसा प्रशासन होता था। तो विशाल साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौर्य शासकों ने प्रांत व्यवस्था बनाई थी, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था जिसमें हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं। इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ केंद्र से नियंत्रण तो नहीं किया जा सकता था, इसलिए प्रांतीय प्रशासन की भी व्यवस्था थी यहाँ पे। तो प्रांतों का जो संगठन था, तो साम्राज्य कई प्रांतों या कि जनपदों में बांटा गया था साम्राज्य को। प्रत्येक प्रांत का जो प्रमुख होता था उसको कुमार या राजकुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। मतलब जो राज्य परिवार से ही होता, जो भी ये प्रांतों के जो प्रमुख होते थे ये राज परिवार से होते थे, या तो राजकुमार होता था, उसको आर्यपुत्र भी कहा जाता था। अशोक के समय कुछ प्रांतों में महामात्र भी नियुक्त किए गए। मतलब सिर्फ यहाँ पे जैसे हमने देखा कि ये जो मुख्य रूप से जो राजकुमार थे उन्हीं को प्रांतों को प्रमुख बनाया जाता था, लेकिन अशोक के समय कुछ महामात्रों की भी नियुक्ति हुई। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो कौन कौन से जो प्रमुख प्रांत थे वो कौन से मौर्य समय में, तो तक्षशिला था, जो उत्तर पश्चिम का एक बहुत ही प्रमुख प्रांत था। उज्जैन पश्चिम का प्रमुख प्रांत था। तोसली तोसली एक बंदरगाह भी था और पूर्व कलिंग क्षेत्र में आता था। चौथा है सुवर्णगिरी। तो ये 4 प्रमुख प्रांत थे, ये याद रखिएगा आप। ठीक। अगला प्रांतीय अधिकारी कौन कौन से थे। जो प्रादेशिक होते थे, जो प्रांत का प्रशासनिक प्रमुख होता था उसे प्रादेशिक बोलते थे। तो ये आप याद रखिए। ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी अधिकारी हैं, अधिकारियों के जो मतलब विभाग है, विभागों के अध्यक्ष हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। बार बार यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। राजुक कौन होते थे। जो न्याय और भूमि का मापन करते थे वह राजुक कहलाते थे। युक्त किनको कहते थे। जो लेखा और राजस्व का निरीक्षण करते थे वो युक्त कहलाते थे। ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। युक्त कौन थे। तो लेखा और राज्य का नियंत्रण, जैसे हमारे आज के ऑडिटर होते हैं, ऑडिटर, तो उस समय युक्त कहलाते थे। ठीक है। प्रांतों में भी केंद्र जैसी प्रशासनिक ढांचा लागू था। जैसा मतलब ढांचा सेम वही था, बस वो विकेंद्रीकृत हो रही थी, लेकिन ढांचा वही था। प्रांतीय प्रशासन की विशेषताएं देखें तो प्रांतों को सीमित स्वायत्तता प्राप्त थी, क्योंकि कंट्रोल केंद्र के अंडर में था। केंद्रीय शासन का कड़ा नियंत्रण बना रहता था। गुप्तचरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों पर निगरानी रखी जाती थी। ठीक है। तो ये जो केंद्र के गुप्तचर रहते थे वो प्रांतीय अधिकारियों पर नियंत्रण रखते थे। पिछले वीडियो में हमने देखा भी कि जो गुप्तचर थे वो भेष बदल कर घूमते थे, कभी सन्यासी, कभी व्यापारी, कभी कृषक, तो ऐसे करके जो भेष बदल के घूमते थे और अधिकारियों पर निगरानी रखते थे प्रांतों में। ठीक। प्रांत स्तर के बाद ये व्यवस्था और विकेंद्रीकृत होती है, जिला और स्थानीय प्रशासन तक जाती है। तो मौर्य प्रशासन की सबसे मजबूत कड़ी स्थानीय प्रशासन थे, क्योंकि जनता से प्रत्यक्ष रूप से ये जुड़े हुए होते थे। जिला प्रशासन था, उसमें प्रांतों को जिले में विभाजित किया गया था। जो प्रमुख पद थे स्थानिक, तो ये पद याद रखिएगा। स्थानिक जिला प्रमुख था, उसको स्थानिक बोलते थे। ये इम्पोर्टेंट है। युक्त जो थे राजस्व और लेखा अधिकारी जो प्रांत में थे वही जिले में भी उसी तरह के अधिकारी थे। राजुक जो थे यहाँ न्यायिक कार्य और भूमि व्यवस्था का कार्य राजुक करते थे। जिला प्रशासन कर संग्रह और कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। ये आप याद रखिएगा कि कानून व्यवस्था और कर संग्रह के लिए, जो एक्चुअल में कर संग्रह होता था, इसके लिए उत्तरदायी थे जिला प्रशासन। ठीक। जिले प्रशासन में ही एक और इकाई थी जो ग्राम प्रशासन कहलाती थी। ये गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रमुख अधिकारी थे इसके ग्रामीण, जो कि ग्राम प्रधान होता था। गोप थे, जो 5 से 10 गांवों का निरीक्षण होते थे। ग्रामीण के कार्य क्या होते थे, तो भूमि कर संग्रह, शांति व्यवस्था बनाए रखना, कृषि व्यवस्था की देखरेख तथा जनगणना संबंधी कार्य, ये ग्राम प्रशासन के अंदर आते थे। खासकर जनगणना याद रखिए कि ये कई बार पूछ चुका है, क्योंकि अभी जब हम देखते हैं तो जनगणना स्थानीय प्रशासन का हिस्सा ना होकर के केंद्र का हिस्सा है। इस चक्कर में क्वेश्चन कई बार गलत होता है। जनगणना संबंधित जो भी कार्य होते थे वो ग्राम प्रशासन के अंदर आते थे मौर्य काल में। ठीक। अगर नगर प्रशासन को हम संक्षेप में समझते हैं तो इसमें क्या था, नगर परिषदें होती थी। जैसे अभी परिषदें होती नगर परिषद, उस समय भी नगरों में परिषदें होती थी। पाटलिपुत्र में 30 सदस्यीय नगर परिषद थी, जो हमने मेगास्थनीज की इंडिका में पढ़ा है कि 30 सदस्यीय नगर परिषद थी, जो 6 समितियों के अंडर में बटी हुई थी। जो नगर जीवन, व्यापार, सफाई, सुरक्षा की देखरेख इनके द्वारा ही की जाती थी, नगर परिषदों के माध्यम से।
इस प्रकार हमने जो मौर्य साम्राज्य की केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन को अच्छे से समझ लिया। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जितना भी उन्हीं पॉइंटों को कवर किया जो एग्जाम के लिए आवश्यक हैं। फालतू की चीज़ों से हमने बचने का प्रयास किया। हम देखते हैं मौर्यकालीन समाज कैसा था। तो जो मौर्यकाल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक विस्तृत था। इस समाज में जो कुछ चीज़ें तो परंपरागत भी चल रही थी, यानी जो पिछले से परंपरा चली आ रही थी कुछ परंपरागत थी, साथ साथ कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं, जिससे ये मिश्रित समाज था। जबकि इस काल में सामाजिक व्यवस्था संगठित थी, लेकिन उसमें नैतिकता और मानवीय मूल्य पर भी जोर दिया गया था। मतलब जो संगठित सामाजिक व्यवस्था थी उसमें लेकिन नैतिकता और मानवीय मूल्यों पर भी जोर दिया गया था। अब हम इसमें क्या क्या देखेंगे, समाज के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था देखेंगे, जाति कैसी थी इनके समय, मौर्यों के समय देखेंगे, साथ साथ दासों की स्थिति क्या थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, तो इन सब का हम अध्ययन करेंगे समाज के तहत। तो जब इनकी जो वर्ण व्यवस्था है, तो मौर्य समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। मतलब वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी जा रही थी, और वही चारों वर्ण ही इसमें भी देखने को मिलते हैं, जिनको हम देखते हैं। सबसे पहला वर्ण था ब्राह्मण, जिसको धर्म, शिक्षा और संस्कारों का अधिकारी माना जाता था। समाज में इसका उच्च स्थान था। दूसरा वर्ण था क्षत्रिय, जो कि शासन और सेना से जुड़े हुए थे। राजा और प्रशासनिक वर्ग होते थे ये इस वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में। तीसरा आता है वैश्य। जो वैश्य थे तो कृषि, व्यापार और पशुपालन का कार्य देखते थे, साथ ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाते थे वैश्य वर्ग। चौथा वर्ग जो था शूद्र, जो कि सेवा कार्य करता था, तो सामाजिक रूप से निम्न स्थान इसको प्राप्त था। तो चौथे वर्ण में सबसे निम्न स्थान जो चारों वर्णों में था तो शूद्र का था। सबसे उच्च स्थान ब्राह्मणों का था। इसमें वर्ण व्यवस्था जो थी वो प्रचलित थी, लेकिन उतनी कठोर नहीं थी जितना हम आगे मौर्योत्तर काल और जब गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, जितनी वर्ण व्यवस्था कठिन जटिल मिलती है उतनी वर्ण व्यवस्था यहाँ जटिल नहीं थी, जबकि वर्ण व्यवस्था प्रचलित तो थी। यही मौर्य काल में ही कुछ जाति व्यवस्था भी कुछ रूप में देखने को मिलती है, जो वर्णों के अंतर्गत ही जातियाँ थी, जो पेशे के आधार पर बन रही थी। ठीक है, लेकिन इनमें सामाजिक गतिशीलता संभव थी। मतलब एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जातियाँ जाना स्टार्ट हो गई थी उसी समय से। परिवार कैसा था, तो परिवार संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। परिवार समाज की मूल इकाई था, साथ ही पिता जो था परिवार का मुखिया होता था। विवाह क्या था, तो विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता था। यहाँ बहुविवाह प्रचलित था, विशेषकर राजाओं में। और विधवा विवाह भी स्टार्ट हुआ था, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में विधवा विवाह देखने को मिलता है। स्त्रियों की स्थिति देखें कि मौर्य काल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, तो उसमें कुछ सकारात्मक पहलू भी देखने को मिलते हैं, साथ ही कुछ नकारात्मक पहलू देखने को मिलते हैं। सकारात्मक पहलुओं में क्या था कि स्त्रियां धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी, कुछ स्त्रियां शिक्षा भी प्राप्त करती थी। राजमहल में स्त्रियां प्रशासनिक कार्यों से भी जुड़ी थी, जैसे गुप्तचर विभाग थे उसमें कुछ स्त्रियां शामिल थी। लेकिन जो इसके नकारात्मक पक्ष हैं, समाज चूंकि पुरुष प्रधान था, इसलिए स्त्रियों को विशेष स्थान नहीं मिला था। स्त्रियों को स्वतंत्र अधिकार कम ही मिले थे। बाल विवाह और पर्दा प्रथा के संकेत भी मौर्य काल में मिलते हैं, लेकिन अशोक के काल में इनमें थोड़ी सी सुधार होता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो स्त्रियों की स्थिति थी वो मिश्रित थी, कुछ अच्छी चीज़ें भी थी और कुछ खराब चीज़ें भी थी। दास प्रथा देखते हैं, तो यहाँ दास प्रथा देखने को मिलती है, विद्यमान थी। हालांकि जब हम इसका मेगास्थनीज की इंडिका पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया कि दास प्रथा नहीं थी। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा का वर्णन देखने को मिलता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जबकि कौटिल्य की अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है, तथा बताया गया है कि किन किन स्थितियों में लोग दास बनते थे। तो एक देखते हैं, दास प्रथा समाज में विद्यमान थी। दासों के साथ समाज अत्यधिक क्रूर व्यवहार नहीं होता था। दासों को कुछ कानूनी संरक्षण भी प्राप्त होता था, जो अर्थशास्त्र में बताया गया है। धर्म कैसा था इनका, मतलब धार्मिक और सामाजिक जीवन, तो मौर्य धर्म समाज का महत्वपूर्ण आधार था। क्योंकि धर्म खासकर जब अशोक के समय आते आते तो धर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है समाज में। तो इसमें ब्राह्मण धर्म भी था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा अशोक का धर्म का प्रमुख स्थान था, जिसमें जिसमें अशोक के धर्म में समाज को नैतिक और मानवीय बनाने का प्रयास किया जाता था। इनका आर्थिक वर्ग देखें कि आर्थिक वर्ग कैसा था। समाज आर्थिक आधार पर भी विभाजित था। कृषक वर्ग थे, जो सबसे बड़ा वर्ग था कृषक वर्ग, ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे बड़ा वर्ग कृषक था। व्यापारी और शिल्पकार भी थे। अधिकारी और सैनिक वर्ग था। दास और मजदूर था। नगरों में व्यापारिक वर्ग काफी समृद्ध था। ठीक है, तो वर्ग कौन कौन से आर्थिक वर्ग में कैसे बटा था कि कृषक वर्ग अलग थे, व्यापारी और शिल्पकार का एक वर्ग था, अधिकारी और सैनिकों का एक वर्ग था, दास और मजदूरों का एक वर्ग था।
यानी आर्थिक वर्ग अगर पूछता है कितने भागों में विभाजित था, तो आर्थिक वर्ग मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित था। जो मौर्यकालीन समाज था तो कुछ नगरीय समाज भी था, ग्रामीण समाज भी था, मतलब नगरीय और दोनों ग्रामीण दोनों समाज का मिश्रित रूप था। शिक्षा और संस्कृति का सामाजिक पर प्रभाव क्या था, तो शिक्षा गुरुकुलों और विहारों में दी जाती थी। शिक्षा मुख्यतः उच्च वर्ग तक सीमित थी, तो ये याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि क्या सभी वर्गों को शिक्षा दी जाती थी, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि सिर्फ उच्च वर्गों तक शिक्षा सीमित थी। नैतिकता, अनुशासन और अज्ञानता पर जोर दिया जाता था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात करें, जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था थी मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी, लेकिन उसमें व्यापार, उद्योग और राज्य नियंत्रण पर कुछ और प्रणालियां आधारित थी जो कि अर्थव्यवस्था में शामिल होती थी। अब कृषि को देखें तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, मुख्य व्यवसाय ही था कृषि। अधिकांश जनसंख्या कृषक वर्ग से संबंधित थी। भूमि पर राज्य का अधिकार माना जाता था, किसान केवल उपभोक्ता होते थे। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि जो किसान थे वो केवल उपभोक्ता मात्र थे, इनको स्वामित्व का अधिकार कृषि में नहीं मिला हुआ था। सिंचाई व्यवस्था, राज्य द्वारा नहरें, कुएं और जलाशय बनवाए जाते थे क्योंकि पूर्ण रूप से कृषि पर नियंत्रण था राज्य का भूमि पर, तो इस कारण से जो भी कार्य किए जाते थे राज्य द्वारा ही किए जाते थे, लेकिन सिंचाई कर लिया जाता था राज्य द्वारा। सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है जो चंद्रगुप्त के समय बनी थी। पुष्यमित्र नामक एक कर्मचारी थे इनके, पुष्यमित्र, ये भी एग्जाम में पूछा है कई बार कि किसने इसको बनाया, तो पुष्यमित्र नामक एक अधिकारी थे, उसके द्वारा ये सुदर्शन झील का निर्माण किया गया। और जो इनका मुख्य फोकस था कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर था, क्योंकि इनका मुख्य व्यवसाय ही कृषि था। अगर इनकी भूमि व्यवस्था और कर प्रणाली देखें तो जो भूमि कर लिया जाता था इसको भाग कहते थे। ये उपज का 1/6 भाग होता था। कुछ अन्य कर भी थे जैसे सिंचाई कर, व्यापार कर, पशु कर, वन और खनिज खनिज कर, चुंगी और शुल्क भी लिए जाते थे। जो कर प्रणाली थी बहुत ही संगठित थी तथा कर को एकत्र करने के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। उद्योग और शिल्प देखें तो अनेक प्रकार के शिल्प और उद्योग विकसित थे, जिसमें वस्त्र उद्योग था। ये याद रखिएगा आप कौन कौन से उद्योग इस समय विकसित थे, क्योंकि ये भी पूछ सकता है स्टेटमेंट में। वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, हथियार निर्माण, मिट्टी के बर्तन, हाथी दांत और लकड़ी के सामान भी उपलब्ध होते थे। श्रेणियाँ थी कुछ, शिल्पकार और व्यापारियों का संघ जो होता था श्रेणियाँ कहलाती थी। ठीक, श्रेणियाँ अपने नियम स्वयं बनाती थी, तो ये याद रखिएगा कि अगर ये आता है स्टेटमेंट में कि श्रेणियों के लिए भी नियम राजा द्वारा बनाए जाते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि श्रेणियाँ अपने नियम स्वयं बनाती थी, उन्हें संरक्षण राजा देता था। और जो ये व्यापार था वो नगरों और गांवों के बीच होता था, इसलिए सड़क व्यवस्था कैसी थी, सुदृढ़ थी। व्यापार पर राज्य का नियंत्रण था। विदेशी व्यापार भी यहाँ पे देखने को मिलता है। मुख्य रूप से आप याद रखिएगा किसके किसके साथ व्यापार होता है, तो मध्य एशिया के साथ, जिसमें ईरान है, यूनान के साथ होता है, दक्षिण पूर्व एशिया से भी व्यापार होते थे। तो मुख्य रूप से मध्य एशिया, ईरान, यूनान और दक्षिण पूर्व एशिया से इनके व्यापार होते थे। कुछ वस्तुएं निर्यात भी की जाती थी तथा कुछ वस्तुएं वहां से मंगाई जाती थी, यानी आयात भी की जाती थी। निर्यात के प्रमुख वस्तुएं आप याद रखिएगा कि सूती वस्त्रों का निर्यात होता था, मसाले जो हमारे यहाँ बहुत मात्रा में पाए जाते थे उनका निर्यात होता था, साथ साथ हाथी दांतों का भी निर्यात होता था। आयात मुख्य रूप से हम घोड़ों का करते थे, तो ये इंपॉर्टेंट है कि मुख्य रूप से आयात की वस्तु घोड़े थे। जो सबसे ज़्यादा आयात होता था घोड़ों का, ये ईरान से होता था। दूसरा, कुछ बहुमूल्य धातुओं का भी, जो दक्षिण पूर्व एशिया है यहाँ से कुछ बहुमूल्य धातुएं आयातित की जाती थी। ये आप याद रखिएगा कि परिवहन और संचार जो था, तो जो इनका स्थल मार्ग था, राजपथ, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, ये इस तरह स्थल मार्ग था। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है कि उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, तो तक्षशिला थी, तक्षशिला। और जो दक्षिणापथ की राजधानी थी ये सुवर्णगिरी थी, सुवर्णगिरी जो कि कर्नाटक में थी। ये आप याद रखिएगा दोनों राजधानियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही जलमार्ग भी होता था, नदी समुद्र दोनों मार्गों से जलमार्ग भी थे। सराय और विश्राम गृह भी बनाए जाते थे, जो व्यापार और प्रशासन दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। जो भी ये परिवहन का मार्ग थे, तो ये व्यापार के लिए भी और प्रशासन दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि प्रशासन इनके नियंत्रण के लिए भी आवश्यक था। उनकी मुद्रा प्रणाली देखते हैं तो पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन था। सोना, चांदी और तांबे के सिक्के, यानी तीनों सिक्कों का प्रयोग था। सोना, चांदी और तांबे तीनों सिक्कों का प्रयोग होता था। ये
इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मुद्रा ने व्यापार को आसान बनाया, तो मतलब मुद्रा का प्रचलन होने से व्यापार आसान हो गया था, क्योंकि आसानी से लेन देन हो पा रहा था। उसके पहले जब वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, उसमें मुख्य रूप से वस्तु के बदले सही कीमत नहीं लग पाती थी कि किस वस्तु के बदले किस वस्तु को बदला जाए, इसलिए मुद्रा के प्रचलन से व्यापार काफ़ी आसान हो गया था। मौर्यकालीन कला को देखें तो कला यहाँ उन्नत अवस्था में थी। तो यहाँ स्तंभ कला भी थी, जिसमें अशोक के एकाश्म स्तंभ बनाए जाते थे। साथ साथ सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है वो महत्वपूर्ण है। स्तूप कला का भी निर्माण था, जिसमें से स्तूप भी बनाए गए। सांची स्तूप, सारनाथ स्तूप, सांची स्तूप ये कहाँ मध्य प्रदेश में, एमपी में। सारनाथ यूपी में। भरहुत स्तूप भी एमपी के सतना में है। ये प्रमुख स्तूप थे। प्रारंभ में सरल संरचना थी इनकी। कुछ गुफा वास्तुकला भी थी कि जैसे बराबर की गुफाएं बनवाई गई बिहार में, अजीवक संप्रदायों को समर्पित थी। ये जो बराबर की गुफाएं हैं अशोक द्वारा अजीवक संप्रदायों को दान की गई थी, चट्टानों को काटकर बनाई जाती थी। मूर्तिकला का भी प्रचलन था, जिसमें यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां जो महाराष्ट्र में कर्नाटक में मिलती हैं। कर्नाटक में यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां पशु आकृतियां, जिसमें सिंह, बैल और हाथी की प्रमुख है। इनके कला में विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें से खासकर ईरानी और यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। फिर भी जो इनकी कला की मुख्य आत्मा थी तो वो भारतीय थी। ठीक है, तो ये हमने समझा इनका कला क्या क्षेत्र में, कला में क्या स्थान था और कला का विकास कितना हुआ था इनके काल में। मौर्यकालीन अगर हम सिक्के देखें तो यहाँ पंचमार्क सिक्के चलते थे। साथ ही यहाँ हमने देखा भी कि तांबा, चांदी और सोने तीनों प्रकार के सिक्के चलते थे। जो चांदी की मुद्रा थी वो ज़्यादा प्रचलित थी, लेकिन सामान्य लेन देन में यहाँ तांबे का प्रयोग किया जाता था। तो यह याद रखिएगा कि जो सामान्य लेन देन में प्रयोग होता था वो तांबे की मुद्रा का ज़्यादा होता था, जबकि चांदी ज़्यादा प्रचलित थी। तो अगर प्रचलन पूछता है तो चांदी का सबसे ज़्यादा था, सामान्य लेन देन में तांबा का प्रयोग होता था। जो इनके पंचमार्क सिक्के थे जो कई धातुओं से मिलकर के बनते थे, वो प्रतीकात्मक चिन्ह होते थे। जैसे सूर्य का किस किस का प्रतीक होता था, तो सूर्य का हो गया, वृक्ष का, हाथी का, बैल का, पर्वत का और चक्र का प्रतीक होता था। ये जो चिन्ह थे राजकीय स्वीकृति और मतलब शुद्धता के प्रतीक माने जाते थे। इन सिक्कों के निर्माण के लिए टकसाल बनाए जाते थे। टकसाल जो सिक्कों का निर्माण करते थे। इन सिक्कों का उपयोग कहाँ होता था, आंतरिक व्यापार, विदेशी व्यापार, कर भुगतान में, साथ साथ अधिकारियों को वेतन भी नगद दिया जाता था उसमें भी, और वस्तुओं की खरीद फरोख्त में भी इन सिक्कों का उपयोग किया जाता था। अब हम इनके विभाग और उनके अध्यक्ष पढ़ते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले समाहर्ता कौन थे, जो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। इसका कार्य होता था कर निर्धारण और संग्रह की देखरेख करना, ये समाहर्ता का कार्य था। ये जितने भी हम विभाग पढ़ेंगे और इनके अध्यक्ष, ये सभी आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार हर बार लगभग एग्जाम में मौत से क्वेश्चन बनता है अगर, तो एक या दो क्वेश्चन इनसे विभागों के अध्यक्षों से जरूर रहता है। दूसरा संनिधाता, जो राजकोष का अध्यक्ष था तथा राज्य की आय व्यय का संरक्षण रखता था। तीसरा इंपॉर्टेंट है सीताध्यक्ष, जो कृषि विभाग का प्रमुख था, भूमि बीज और कृषि उत्पादन का प्रबंधन करता था। चौथा इंपॉर्टेंट है उदकाध्यक्ष। तो उदकाध्यक्ष क्या कार्य करता था, सिंचाई विभाग का प्रमुख था, उसको उदकाध्यक्ष बोलते थे, ये याद रखिएगा। ये उदकाध्यक्ष ये सब जगह नहीं मिला, कई बुकों में ये देखने में नहीं मिलता है, ये याद रखिएगा। उदकाध्यक्ष अगर आता है क्या है तो सिंचाई विभाग का प्रमुख होता था। वनाध्यक्ष, जो इसको कुप्याध्यक्ष भी बोलते थे, जो वन विभाग का प्रमुख था। अगला था अकराध्यक्ष, जो खनन विभाग का प्रमुख था, यानी खनिजों और धातुओं का उत्खनन और नियंत्रण रखता था अकराध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है अकराध्यक्ष। इधर पाणियाध्यक्ष था, जो व्यापार और वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था, व्यापार मूल्य और माप तौल पर नियंत्रण रखता था। एक अगला था कर्मांताध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है कर्मांताध्यक्ष, जो उद्योग और शिल्प विभाग का प्रमुख होता था। कर्मांताध्यक्ष ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मांताध्यक्ष। अगला है लक्षणाध्यक्ष, जो भी हमने देखा जो मुद्रा निर्माण करते थे टकसाल के माध्यम से किया जाता था। इस विभाग का जो अध्यक्ष था टकसाल विभाग का, तो उसको लक्षणाध्यक्ष बोलते थे। तो सिक्कों के निर्माण और शुद्धता की जांच के लिए होते थे। सेनापति तो सेना का प्रमुख होता था। अगला है नगराध्यक्ष, जो नगर प्रशासन का प्रमुख होता था, नगर व्यवस्था, सफाई और जनगणना का कार्य देखता था नगराध्यक्ष। अगले हैं राजुक, जो कि न्याय और भूमि व्यवस्था के अधिकारी थे, ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजुक न्याय और भूमि व्यवस्था के अधिकारी थे। संस्थानाध्यक्ष, जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, इनको संस्थानाध्यक्ष भी बोलते थे। शुल्काध्यक्ष कौन थे, जो शुल्क और चुंगी विभाग का प्रमुख था। पौतवाध्यक्ष, जो मापतौल विभाग का प्रमुख था, ये इंपॉर्टेंट है। पौतवाध्यक्ष जो मापतौल विभाग का प्रमुख था। नवाध्यक्ष था, जो जहाजरानी और नौ परिवहन विभाग का प्रमुख था, नवाध्यक्ष, ये याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है।
हत्याध्यक्ष जो हाथी विभाग का प्रमुख था, इसे हत्याध्यक्ष भी बोलते थे। आगे चल के पील विभाग भी बना था इसके लिए। अगले हैं अश्वाध्यक्ष जो घुड़सालिनी घोड़े के विभाग का प्रमुख होता था। रथाध्यक्ष जो रथ के विभाग का प्रमुख होता था। आयुधाध्यक्ष जो हथियार विभाग का प्रमुख होता था, इसको आयुधाध्यक्ष बोलते थे। ये इंपॉर्टेंट है, आयुधाध्यक्ष जो हथियार विभाग का प्रमुख था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर दुर्गाध्यक्ष जो थे किले और किले की सुरक्षा, मतलब जो दुर्ग की सुरक्षा के लिए होते थे, उनको दुर्गाध्यक्ष बोलते थे। गोपाध्यक्ष थे जो पशुपालन विभाग के अधिकारी थे। दंडपाल कौन थे? जो कारागार और दंड व्यवस्था के प्रमुख अधिकारी थे, यानी कैदियों और दंड निष्पादन की देखरेख करते थे दंडपाल। ठीक है, इस तरह हमने मौर्य साम्राज्य पूरा कवर कर लिया 2 वीडियो के माध्यम से। इसका जो पहला वीडियो है ये प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप चैनल में जा करके विजिट कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। हमने लगभग कोशिश करी है कि जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है मौर्य साम्राज्य से, हमने सब कुछ निकालने की कोशिश करी है। और इन 2 वीडियो के माध्यम से जो प्री लेवल पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप वनडे एग्जाम में देखिए, चाहे पीसीएस एग्जाम में देखिए, जिस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने उस तरह से इनको समझाने की कोशिश करी है ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना। ठीक है, तो इस तरह मौर्य समाप्त होता है। आगे अब हम मौर्य उत्तरकाल पढ़ेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल स्टडी पॉइंट से जुड़े रहिए। धन्यवाद।